अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन तो कह सकते हैं बट फॉर्मर पीटीआई मेंबर नहीं। आई एम इन पीटीआई और मैं हूँ। जान छुड़ाने के लिए या उस वक्त जिन हालात का हमें सामना था, हमने ये अनाउंसमेंट तो की थी, इट वाज जस्ट एन अनाउंसमेंट। आपने सिर्फ एक लाल रुमाल दिखा के साइड पे कर लिया। खान साहब को भी पता है, हमें भी पता है, और जो जिनको पता होना चाहिए उन्हें पता है। पार्टी इतने बड़े हादसे से गुजरी है, सब कुछ तत्तर बत्तर और दरहम बरहम हुआ। खान साहब का जो अपने लोगों से कनेक्शन है, वो चाहे पाकिस्तानी अवाम है या वर्कर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो हमें मिल नहीं रहे, हमें से मुराद मैं सबकी बात कर रही हूँ, लेकिन उनका कनेक्शन बड़ा है। और ये इस चीज़ को आप याद रखें कि जब वो आएंगे बाहर, आप देखिएगा कि वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को मज़ीद अच्छे तरीके से अपनी पार्टी को भी रन करेंगे और मुल्क को भी रन करेंगे। खान साहब की एक आदत है, उनको ज़िंदगी में कभी भी फजूल चीज़ों में उलझते हुए, उन पे टाइम ज़ाया करते हुए नहीं देखा। सबसे पहले जिस चीज़ की उन्हें टेंशन और फिक्र होगी अपने वर्कर की, वो माफ़ कर देने वाले हैं। उन्होंने अलीम खान और जहांगीर खान तरीन को माफ़ क्यों नहीं किया? उन्होंने कभी इनके लिए और किसी मीटिंग में इनके लिए बुरा भला इनको कभी नहीं कहा। खान साहब ने उनको पनिश तो किया ही नहीं। अलीम खान साहब को लगता था कि उनका राइट है कि वो ही पंजाब के सीएम होने चाहिए। तो बेहतर नहीं थे अगर आप कंपैरिजन करें उस्मान बुज़दार से? तो नहीं, आसान नहीं था। वजह ये थी कि अगर अलीम खान का नाम आता था तो जो मुखालिफ ग्रुप था वो कहते थे जी इसको बनाएंगे तो फिर हम तो नहीं। हुकूमत तो बननी नहीं चाहिए थी, सवाल ये है कि बनी कैसे। अगर बननी नहीं चाहिए थी तो फिर जानी भी नहीं चाहिए थी। एग्जैक्टली, आई एग्री। तवक्को के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। एब्सोल्युटली नॉट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मिस मुसर्रत जमशेद चीमा। किसी तारुफ की तो वो मोहताज नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खिदमात हैं वो गरां कदर हैं और किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। हम बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में इस बात से वाकिफ़ हैं कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, किस तरह वो इमरान खान के साथ हर वक्त मौजूद रहीं, जब इक़्तिदार में थे भी और जब इक़्तिदार में नहीं थे। और जिस तरह उनके खान साहब के घर में गहमा गहमी होती थी, उसको मैनेज किया जाता था। जितने भी गेस्ट होते थे, जितनी भी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ होती थी, जितने भी मीटअप्स होते थे, उनके लिए जो एक रास्ता था वो मिस मुसर्रत जमशेद चीमा थी, जिनके पास पहले लिस्ट आती थी, फिर अप्रूवल होता था, फिर रिकमेंडेशन आगे जाती थी कि फ़ाइन दिस लिस्ट इज़ अप्रूव्ड। तो ये इतनी सारी बातें करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक कलीदी किरदार अदा किया है, एक बहुत ही अहम रोल इन्होंने प्ले किया है। हाँ, और भी ख़वातीन थी, सबकी अपनी अपनी जगह थी, लेकिन जो मिस मुसर्रत जमशेद चीमा है, इनका एक अपना ही मकाम था। तो सबसे पहले उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आपकी जो खिदमात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए बीइंग अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसा लगता है? फॉर्मर मेंबर सुन के आपको? नहीं, मैं फॉर्मर मेंबर नहीं हूँ, शायद आपको अंदाज़ा नहीं। आपने वापस इसे ज्वाइन किया? मैं पीटीआई में ही हूँ। क्योंकि मुझे जो मैंने चीज़ें मैं बता देती हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लेकिन मैंने किसी भी चीज़ से प्रैक्टिकली रिज़ाइन नहीं किया था। एंड हमने अपनी पार्टी के ही उस पे कहने के ऊपर हमने पेपर्स वगैरह भी सबमिट कराए थे। सो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन तो कह सकते हैं बट फॉर्मर पीटीआई मेंबर नहीं। आई एम इन पीटीआई और मैं हूँ। यानी कि ये जो बात है ये गलत है कि आप दोनों ने, आपके हस्बैंड ने और आपने पीटीआई को खैर बात कहा है? वो इसलिए उसको गलत भी नहीं कहना चाहिए बिकॉज एक आर्जी तौर पर तो हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए या उस वक्त जिन हालात का हमें सामना था, हमने ये अनाउंसमेंट तो की थी बट इट वाज जस्ट एन अनाउंसमेंट। प्रैक्टिकली हमने ऐसा नहीं किया था। इस चीज़ का मेरे पार्टी, आपने सिर्फ एक लाल रुमाल दिखा के साइड पे कर लिया कह सकते हैं। सो खान साहब को भी पता है, हमें भी पता है, और जो जिनको पता होना चाहिए उन्हें पता है इस बात का। अच्छा, जहाँ तक बात है कि खान साहब को पता है, आप कह रही हैं, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है अभी भी उनके साथ? जी है। आखिरी बार कब बात हुई थी? फ्यू डेज बैक। हाउ इज़ ही? बात नहीं, मैसेजिंग कह लें, बट ये है कि माशाल्लाह ही इज़ फाइन। एंड एक्चुअली बात भी हो ही जाती। हम लोग गए थे फर्स्ट रमज़ान को, कोर्ट ऑर्डर्स हमें मिल गए थे, खान साहब से हमारी मुलाकात तय थी, मैं और जमशेद साहब। तो उस दिन से ही फिर इन्होंने सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे सबकी मीटिंग्स पे, आपको पता है ना, पाबंदी लगा दी थी। और वहाँ पे तो बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे जेल के बाहर, इट सॉर्ट ऑफ कर्फ्यू और बहुत ही बुरे हालात थे। तो अब चीज़ें फिर नॉर्मलाइज हुई हैं, तो अब दोबारा इंशाल्लाह विल ट्राई, बट आई एम प्रेइंग कि अल्लाह करे वो
बनी घाला या ज़मान पार्क आएँ तो हमारी मुलाकात, आई एम विशिंग, आई एम प्रेइंग एवरी डे कि अल्लाह करे वहीं पे हो। मैं बनी गाला और ज़मान पार्क की तरफ भी आऊँगी, उससे मुतल्लिक भी एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो सुनना चाहते हैं कि इमरान खान जेल में कैसे हैं, क्योंकि कईयों की मुलाकात नहीं हो सकी और आपने भी इस बात को कन्फेस किया है कि मुलाकातें बंद कर दी गई थी, तो आपकी तो मुलाकात हुई, तो आप मुझे बताएं कि सिचुएशन मुलाकात कैसी है? इसलिए नहीं हो पाई कि द डे वी वर देयर टू मीट हिम, इन्होंने पाबंदी लगा दी, तो उस दिन हमारी फिर मुलाकात नहीं हुई। मैं, जमशेद साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब और उनकी फैमिली, ऑल दो हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, तो हम सारा दिन वहाँ पे, पहला रोज़ा भी था तो खज्जल खराबी हुई सब कुछ। क्या वजह थी कि कोर्ट ऑर्डर्स होने के बावजूद मुलाकात नहीं करने दी गई? ये जिस दिन पाबंदी लगी है मुलाकातों पे और बहाना ये बनाया गया कि जी खान साहब को दहशत गर्दों से ख़तरा है, तो फिर हमने कहा कि जी हम तो दहशत गर्द नहीं हैं, उनकी फैमिली, उनकी बहनें, उनके पार्टी के जो लीडर कारकुनान, मतलब जिनको जानते हैं, और फिर इतनी स्क्रूटनी होती है, इतने फ़िल्टर्स हैं, मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, तो उसके बाद कोई आगे जाता है। पेपर पेन तो हमारे पास होता नहीं है, ठीक है, हमने कहा हमारे पास ज्वेलरी है वो भी उतार के रख लें, बट इट वाज अ मतलब फजूल का एक्सक्यूज़ आप कह सकते हैं। मिलने नहीं देना उन दिनों तो पाबंदी लगी ना, आपको पता भी, ये रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, अभी ये चंद दिन पहले दोबारा मुलाकातें शुरू, अब हमारी एक वो बनी है, क्या उसको कहते, काउंसिल के कोर्ट ऑर्डर्स के साथ फिर हमारे ये लोग डिसाइड करेंगे, शिबली साहब, गौहर साहब और हमारे वो जो अभी के जो चेयरमैन हैं, वो क्या डिसाइड करेंगे कि मुलाकात के लिए कौन जा रहे हैं? मुलाकात नहीं, सियासी लोगों की, अब खान साहब चाह रहे हैं कि ज़रा मुलाकातें फ्रीक्वेंट हों, यानी खान साहब ये चाह रहे हैं कि पॉलिटिकली एक बार फिर से एक्टिवेट किया जाए पार्टी को, जो सिस्टम अभी थोड़ा उसकी वजह ये डाउनफॉल है आया कि हुआ उनको मिलने ही नहीं दिया गया जब से वो अरेस्ट हुए हैं, तो वकला के अलावा तो कोई पार्टी का लीडर नहीं मिल सका ना, कोई वर्कर नहीं मिल सका। तो अब इस चीज़ की कोशिश है कि इंशाल्लाह लोगों की मैक्सिमम जो है वो खान साहब से मुलाकातें हों, ताकि जो पॉलिटिकल साइड, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत लीगल साइड की भी थी, और फिर जो मिलने जाते वो पकड़ लिए जाते, तो अब हल्के से हालात फ़र्क हैं कि वी आर ऑन बेल्स, तो इसलिए बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वाली बात भी इंटरेस्टिंग है कि वकला उनसे ज़्यादा मिलने जाया करते थे, और इस बात का शिकवा जो पार्टी कारकुनान है उनकी तरफ से भी किया गया कि उनको कहीं पर भी वो मकाम नहीं मिला जो न्यू कमर्स को मिल गया। न्यू कमर्स आए, टिकटें ली और पार्टी के नाम को इस्तेमाल करके अपनी जगह बना ली, जबकि जो जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, वो उस जगह तक आ ना पाए। नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखती। उस वक्त देखें, ये चॉइस ना वकला की थी, ना खान साहब की थी, ना पार्टी कारकुनान की थी, हालात की थी कि कारकुनान लीडर्स तो कोई अंडरग्राउंड थे, कोई जेलों में थे, और वो मिल ही नहीं सकते थे। अगर ऑन ग्राउंड होते, मुलाकात करना तो दूर की बात, वैसे ही मंजर आम पे आते तो धर लिए जाते, और वकला इसलिए कम अज़ कम कोई तो जाके मिले। अब अगर हम नहीं मिल सकते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वकला पे भी बैन कर दें। तो उस वक्त जो लीगल बैटल थी, या खान साहब के साथ जो फ्रंट पे आके जिनका ये सब कुछ मैनेज करना ज़रूरी था, वो उस वक्त की ज़रूरत थी, और वो अनअवॉइडेबल भी था। इसमें ये ज़रूर हुआ कि कुछ लोगों ने अपने जो भी कह लें चीज़ें थी उसका मिसयूज़ भी हुआ, और ये सियासी जमातों में होता है। इतना बड़ा हादसा, पार्टी इतने बड़े हादसे से गुजरी है, सब कुछ तत्तर बत्तर और दरहम बरहम हुआ, और आप सोचो ना कि जब एक एक्सीडेंट होता है, आप हिट करते हो, तो उसके बाद कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन पे, कुछ लम्हे के लिए समझ नहीं आती क्या हुआ है। समझ तो नहीं आती, लेकिन हर चीज़ उलट पुलट हो जाती है ना। तो इसी तरह पोजीशंस भी उलट पुलट हुई जो लोग कहीं भी नहीं थे, वो ऐसी पोजीशंस पे उनको लाना पड़ा कि कोई और उसके अलावा चारा नहीं था ना। तो जो लोग सब कुछ थे, उनको बेचारों को इवन के सियासत छोड़नी पड़ी, यू नो। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हादसे की वजह से सब कुछ हुआ है। एंड जैसे ही खान साहब मंजर आम पे से मुराद मेरी ये है कि वो उनकी मुलाकातें होंगी, कम्युनिकेशन होगी, और वो जब आज़ाद होंगे तो विद इन नो टाइम, ये कोई मेरे लिए परेशानी की बात नहीं है। तो वर्कर्स को भी मैं ये कहती हूँ कि ये छोटी परेशानी है, ये तो कोई बात ही नहीं है। जिसकी कुर्बानी है, जिसका जो मकाम है, पार्टी के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, ये मैं आपको हल्फन कह रही हूँ, इस वक्त खान साहब को किसी का कुछ भी नहीं भूला, ठीक है, बल्कि वो ज़्यादा
उनको फोकस होके चीज़ों को नए सिरे से नए तरीके से एवेल्यूएट करने का मौका मिला। जो पुरानी टीम थी उनको अच्छे से जज करने का मौका मिला। जो इस हादसे की वजह से लोगों को जो रोल मिला उनको उन्होंने देखा, लोगों का कैरेक्टर, कंडक्ट, सब कुछ, कैपेसिटी, गौर फिक्र कर रहे हैं अंदर बैठ के। और उसके अलावा काम क्या होता है, हमने तो जेल काटी है। गौर फिक्र और ज्ञान और अल्लाह से कनेक्शन और फिर अपने लोगों से। वो खान साहब, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं जी, कि उनका जो अपने लोगों से कनेक्शन है, वो चाहे पाकिस्तानी अवाम है या वर्कर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो हमें मिल नहीं रहे, हमें से मुराद मैं सब की बात कर रही हूँ, लेकिन उनका कनेक्शन बड़ा है। उनका लोगों की जो उनकी नज़र में जो वैल्यू है सेक्रीफाइसेस की, कंट्रीब्यूशन की, वो बड़ी है। और ये इस चीज़ को आप याद रखें कि जब वो आएंगे बाहर, आप देखिएगा कि वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को मज़ीद अच्छे तरीके से अपनी पार्टी को भी रन करेंगे और मुल्क को भी रन करेंगे और मज़ीद ज़्यादा पॉलिश्ड होके यू विल जहाँ तक हम खान साहब की वापसी की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब वो बाहर आएंगे तो उनका मैनिफेस्टो अब क्या होगा, क्या क्या करना चाहेंगे, टास्क क्या होगा? अगर हम टॉप 5 चीज़ें आपसे पूछें कि क्या करेंगे, आप तो उनके करीबी सर्कल में से हैं, तो आप क्या कह सकती हैं कि क्या वो 5 काम होंगे जो उन्होंने सीक्वेंस वाइज करने होंगे? जी देखिए, जो सबसे पहले, जो एज आई नो हिम ना, खान साहब में जो सबसे जो बड़ी खूबी है ना, जिसको समटाइम्स जो उनके करीब के लोग हैं वो इसको खामी भी समझते हैं या उनके मुखालिफ भी इस चीज़ को करते हैं कि जी ये क्या बात हुई। यानी कि लोग ये समझते हैं कि खान साहब को पता नहीं है। पता उन्हें सारा होता है। वो लोगों को माफ़ी देना उनकी फितरत में है, ये उनकी आदत में है। यानी कि आपसे कोई गलती हुई वक्ती तौर पर, अगर आपको कुछ कहा है या किया भी है, बट अल्टीमेटली वो उनकी जो माफ़ी देने वाली आदत है या आगे बढ़ना, मसलन वो खान साहब की एक आदत है, वो देखते हैं। यानी कि मैंने उनको ज़िंदगी में कभी भी फजूल चीज़ों में उलझते हुए, उन पे टाइम ज़ाया करते हुए नहीं देखा, नॉट अ सिंगल मोमेंट। ठीक है, एक वक्त उन्हें किसी की समझ नहीं आएगी, वो मतलब ऐसे कि उसको साइड पे करेंगे, ठीक है, और वो आपको कहेंगे आप कर लो, ठीक है। अगले ही दिन वो जिनको साइड पे किया उसके साथ बिल्कुल इस तरह से बैठे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। सो मुझे जो लग रहा है कि चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना, जो मैं देखती हूँ कि सबसे पहले तो वो सबसे पहले जिस चीज़ की उन्हें टेंशन और फिक्र होगी, अगर पार्टी रोल में देखें तो अपने वर्कर की। अच्छा, सबसे पहले वो ये सोचेंगे कि किसका क्या नुकसान हुआ, इनको मैंने कैसे रिहैबिलिटेट करना है। फिर मुल्क की, कि अब मुल्क में जो बिगाड़ आ गया हुआ है, मज़दूर से उसका रोज़गार चला गया, इकॉनमी तबाह हो गई, इसके अंदर हम अपना क्या कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। एंड देन ही विल डेफिनेटली गिव हिज प्लान। वो प्लान क्या है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ये जब हमारी गवर्नमेंट गई थी, यू विल बी लाइक अमेज्ड, और मुझे खुद बहुत हैरत हुई थी जब खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर हटे, तो पॉलिटिकल लोगों में से जिनकी सबसे पहले उनसे मुलाकात हुई वो मैं और जमशेद थे, हम दोनों थे। तो मैं बड़ा अपसेट थी बिकॉज जिस रात ये हुआ, आई कुडंट स्लीप होल नाइट, और मैं फुल के अब बात करती हूँ, मैं ऊंची ऊंची रोई जाके वॉशरूम में। मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर ये नहीं है, हमने तो उन्हें देखा हुआ था कि जितना इस मुल्क के लिए वो सोचते हैं, इतना तो मैं कभी जमशेद साहब के इलेक्शन हारने पे भी नहीं। बहुत मेरा दिल दुखा एज ए पाकिस्तानी, रोना आया, शदीद रोई मैं। अच्छा, अब अगले दिन हमने जमशेद ने बात की तो हम चले गए मिलने के लिए। तो जब हम लोग गए तो अब मैं ज़हन में मतलब जो सोच रही थी, क्योंकि मुझे तो आई वॉज एक्सट्रीमली अपसेट, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, आई कैन सी दैट। हाँ, तो हम लोग गए ना, तो अब हम मीटिंग के लिए बैठे तो मुझसे बात ना हो। ही वॉज सिटिंग लाइक दिस, वो तस्वीर भी है मेरे पास। तो चीमा साहब ने बात करना शुरू की, मेरे आंसू शुरू हो गए। मैं बोलूँ ही ना, मुझसे मैं बात करने लगूँ, अब मुझे समझना है कि ये क्या मुसीबत हो रही है। ऐसी है कि आप उस चीज़ को फील करके आप फिर से उसी हाँ, फेज तो में जा रही मतलब मेरे बहुत ही आंसू आ रहे थे ना। तो खान साहब मुझे इतना उन्होंने हौसला और हिम्मत दी, मैं हैरान ही होगी कि ये क्या शख्स है, अल्लाह ताला ने इन्हें किस मिट्टी से बनाया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वो इस चीज़ से हैरान हुए कि तुम रो क्यों रही हो। फिर जमशेद की तरफ देखें, रोना बंद करो, आपको पता नहीं है
कि ये कितना अल्लाह ने करम किया है। कहते थे मैं रुलाऊंगा उन्हें। तो आपने अब मैं जब इन्होंने मुझे ये बोला ना, कहते आप किस बात पे रो रही हो ऐसे परेशान होके, तो आपको पता नहीं है ये अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम किया है कि आप देखना। अच्छा उस वक्त उन्होंने जो बातें की ना, मैंने थोड़ा सा हैरान होके देखा, अच्छा अब मैं इस पे रो नहीं तो और क्या, मैं दिल में मैंने सोचा और क्या मैं हंसूं, ठीक है। तो जो जो उन्होंने बातें की, अच्छा मुझे लगा कि ऐसे जैसे ज़ाहिर है हम उनके, वो हमारे लीडर हैं, हम उनके बच्चों की तरह ही हैं ना। तो एक जैसे घर का बड़ा, आपके फैमिली का बड़ा, तो मुझे लगा कि ये मतलब पैम्परिंग हो रही है और ये खान साहब ना हौसले और तसल्लियाँ दे रहे हैं। अच्छा खैर, उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली जमशेद को, वजारतें तो ख़त्म हो गई, अभी मैं तो थी, हमारी पंजाब की गवर्नमेंट थी ना, तो चीमा साहब तो उनकी टीम का हिस्सा थे उधर। उन्होंने ना चीमा साहब को ना, मुझे याद है कि एक वो पिक्चर है भी मेरे पास, के नोटिफिकेशन भी दे दिया ना, किसी को बोला वो लेके आओ जमशेद, अब आप जो है ना मेरे इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के ऊपर यू आर स्पोक्स पर्सन, तो अब इसके ऊपर ना, अब अगला सुनो जो मैं बात बताना चाह रही हूँ कि जेल से आके वो करेंगे क्या। अब कल घमंड गई है, आज हम मिल रहे हैं। अगला उन्होंने क्या किया, साथ वो नोटिफिकेशन दिया, पिक्चर बनी, साथ उन्होंने कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ अपनी एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनाओ। अच्छा, अब एग्रीकल्चर की पॉलिसी, मैंने सवाल किया, मैंने कहा एजुटेशन में अब तो जाना होगा, या मैं उस माइंड से गई थी। व्हाट ही सेड कि अपनी जो हमने जहाँ से काम ये लोग बड़ा कर रहे थे ना रिफॉर्म्स पे, किसानों के लिए ये वो कहते जहाँ से छोड़ा है और आगे जो तुम करना चाहते हो और जो हमने करना है, जो हमारे प्लान्स थे, ठीक है, और उसकी पे मुझे प्रेजेंटेशन दो। और ये मैं कहने लगा हूँ, हमारे उस फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत तरीन साहब, और फिर इन्होंने जो प्रायोरिटी एरियाज़ थे, कोई 17 थे शायद, मुझे अब सही याद नहीं है, उसमें जो जिसके ज़िम्मे था उनको इन्होंने मीटिंग की, उससे नेक्स्ट डे शायद हुई, उसमें इन्होंने उनको कहा कि अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दें, अपनी अपनी पॉलिसीज़ पे वर्किंग करें, कितना कितना टाइम चाहिए, सब ने अपने अपने हिसाब से टाइम दिया। सही। और फिर वो हमारे, आपको अगर याद हो, हमारे सेमिनार्स होते थे जिसमें फिर प्रेजेंटेशंस भी दी जाती थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या है, इकोनॉमी की क्या होगी, मीडिया की क्या होगी, यू नो सारे जो प्रायोरिटी एरियाज। देखो वो ऐसे काम करते हैं, ही विल कम आउट, यस, के साथ साथ जो एक पॉलिटिकल जो भी जुल्म ज्यादती हुआ उसको एड्रेस करना और हील करना। आपने कहा अवाम के लिए काम करेंगे, उसके बाद स्टेट के लिए काम करेंगे, हाँ, नई रिफॉर्म्स, हाँ, और कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है, और उसमें बाकी जो छोटी चीज़ें हैं, मैं ये कहूँ कि वो हेल्थ पे करेंगे, उन ऑलरेडी हमारी टीम का काम हुआ है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, फूड सिक्योरिटी पे, पानी पे, ठीक है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ये कही कि वो माफ़ कर देने वाले हैं। उन्होंने अलीम खान और जहांगीर खान तरीन को माफ़ क्यों नहीं किया? अगर माफ़ किया होता तो फिर क्या IPP बनती? बड़ा अच्छा सवाल, इसका मैं आपको जवाब देती हूँ। मैंने और जमशेद ने ना कभी किसी को ना झूठे वो स्टेटमेंट्स दे के डिफेंड नहीं किया। जिस चीज़ पे हमें ना पता हो, समझ ना आ रही, हम खामोशी रखते हैं। ये भी मैं बात ऑन ओथ कर रही हूँ। खान साहब ने, जो तरीन साहब थे, उनके लिए ही वॉज अपसेट, ठीक है। उन्होंने कभी इनके लिए और किसी मीटिंग में इनके लिए बुरा भला इनको कभी नहीं कहा। खान साहब ने उनको पनिश तो किया ही नहीं, उन्होंने उनको कहाँ से पनिश किया। ये तो अब जो गेम्स सामने आई हैं, ये तो कोई एक्स फैक्टर था जो ये सारा कुछ, मतलब अब मैं क्या बताऊं, जिसको अंदर कर रहे होते थे हमें तो जब कोई हो जाता था तो पता चलता था, जिसको हम निकलवा सकते थे, जैसे कुछ सहाफ़ी वगैरह पकड़े जाते थे, उस पर खान साहब बड़ा वो करते थे इस चीज़ का इजहार कि ये नहीं, और फिर फ़ौरन आपने देखा हमारे दौर में फिर लोग हमसे ये करते हैं गिला के जी पकड़े जाते थे। भाई वो हम कहाँ पकड़वाते थे, पकड़े जाते थे तो वजह हम ज़रूर थे कि हमारी वजह से बाहर आ जाते थे। बाकी जहाँ तक रहेगी, देखो अलीम खान का जो इशू था, अलीम खान साहब को लगता था कि उनका राइट है कि वो ही पंजाब के सीएम होने चाहिए। तो बेहतर नहीं थे अगर आप कंपैरिजन करें उस्मान बुज़दार से? तो
नहीं, मैं ये कहती हूँ, ये हम बहस छोड़ देते कि कौन बेहतर था कौन नहीं, हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, राइट। इस वक्त अच्छा नहीं लगता कि हम ऐसे किसी को वो करें, हम प्रिंसिपल्स की बात करें कि खान साहब अब एक पार्टी चेयरमैन है, राइट, पार्टी उनकी है। अलीम खान साहब तो पार्टी बनने के बहुत देर बाद आए ना, जब मीनार पाकिस्तान वाला जलसा हो गया आए, मान लेते हैं उन्होंने कुछ पार्टी के लिए काम भी किया, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कुछ नहीं किया। पार्टी चेयरमैन का प्रेरोगेटिव है कि वो उनको सीएम बनाएं कि ना बनाएं, और मुझे मिनिस्ट्री दें कि ना दें, कोई भी चीज़, ठीक है। और एक और बात, इनके सीएम बनाने या ना बनाने के पीछे के जो फैक्टर्स हैं वो मेरा ख्याल है अलीम भाई को ख़ुद भी पता है। इनिशियली हुआ ये कि जब टिकट्स का इशू हुआ, हम सेंट्रल पंजाब बुरी तरीके से हार गए, जिसकी वजह से फ़ौरन ही रिएक्शन वर्कर्स की तरफ से, अभी इलेक्शन नहीं हुआ था तो लोग बनी गाला पहुँचे थे, प्रोटेस्ट हुए थे, टिकटों पे रौले पड़े थे, चूँकि खान साहब ने अथॉरिटी ही इनको दी हुई थी कि आप दो, वो करते ही ऐसे हैं, वो उनका वर्किंग स्टाइल है, फिर ज़िम्मेदार भी आप हो, रिज़ल्ट अच्छा आया यू आर रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिट गोज़ टू यू, बुरा आया देन भी यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं अपनी मर्जियाँ कर रही हूँ, मीडिया पॉलिसी अगर मैं बना रही हूँ, तो उसमें अगर शाबिशी भी होगी तो मेरी, लानत भी होगी तो मेरी ना। अगर मुझे फ्री हैंड मिला है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जब खान साहब की ये मीडिया टीम का मैं हिस्सा बनी तो मुझे कुछ चीज़ों में फुल अथॉरिटी दी गई थी, इसीलिए कि आप काबिल थी। वो तो वक्त ने साबित करना होता है ना, एक वक्त तो उन्होंने दे दी, अभी खान साहब ने उस लेवल पे तो मुझे ट्राई नहीं किया हुआ था, ठीक हो गया, उन्होंने मुझे रोल दिया। अब ये टाइम ने साबित किया कि मुझे जो अथॉरिटी मिली थी उसको मैंने मिसयूज़ किया, या मैंने उस पार्टी को या चेयरमैन को फ़ायदा हुआ, मेरी उस जो भी मुझे इख्तियारात दिए। इसी तरह जब ये टिकट्स का इशू हुआ, हम सेंट्रल पंजाब हार गए बुरे तरीके से, हमने जोड़ तोड़ के गवर्नमेंट बनाई, और फिर जो पार्टी के अंदर से रिएक्शन थी, हमारे जो बदकिस्मती बनी, जो बुज़दार जैसे बंदे को सीएम बनाने के पीछे बदकिस्मती पार्टी की थी, खान की थी, वो कोई अच्छा फ़ैसला उनके लिए भी नहीं था, आसान नहीं था। वजह ये थी कि अगर अलीम खान का नाम आता था तो जो मुखालिफ ग्रुप था वो कहते थे जी इसको बनाएंगे तो फिर हम तो नहीं, अगर किसी और का पार्टी में से नाम लेते थे तो फिर अलीम भाई जो इनसे वाबस्ता लोग थे वो कहते थे जी अगर इसको बनाएंगे तो हम नहीं। देखो ये लंबी बातें हैं, और ये होता ये है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। मसला ये नहीं है कि वो अच्छे थे या वो बुरे थे, मसला ये है कि ये फ़ैसला खान का था, ये उनका इख्तियार था, ये उनका राइट था। तो अगर ये फ़र्ज़ करो सीएम भी तो सब कुछ नहीं होता, अभी भी तो आईपीपी बना के भी तो वो नहीं बन गए ना, ये इसलिए ये बहस लंबी है। हम यही कहेंगे कि हमारी साइड पे फॉल्ट नहीं थी, वो कहेंगे जी हम सही नहीं थे, बट उसमें उन्होंने किसी को ना पनिश किया, ना उन्होंने किसी को, वो इस तरह की नहीं है, वो इस तरह के नहीं है। आपको पता है, मैं आपकी एक बात पर इत्तेफाक करूंगी कि उन्होंने पनिश नहीं किया, क्योंकि जब उन्हें बताया गया था कि उनकी नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है, ऊपर से उन्हें बताया गया कि गोगी वाला मैटर क्या है, बुज़दार वाला मैटर क्या है, और बुशरा बीबी उसमें इन्वॉल्व है, तो आप इस चीज़ को देख लेंगे, आपके घर का मामला है, तो उन्होंने क्या किया, पोस्टिंग करा दी, पनिशमेंट की तरफ नहीं गए। नहीं देखो दीदी, आप ट्रैक से हट रही हैं, आप ना, आपको शायद अभी भी, अगर आज भी आप ये मसाइल लेके बैठी है ना, तो इट मीन्स कि आपका ये क्वेश्चन प्लांटेड है। इट इज़ माई राइट ना टू, आपने सवाल किया, ये मेरा राइट है ना कि मैं इसको कैसे देखती हूँ। देखो बात ये है कि इस चीज़ को भी मैं बाद में आंसर करती हूँ। व्हाट यू से कि व्हाट वाज पनामा लीक्स, लेट मी नहीं मामला अपनी जगह नहीं, आप मुझे मेरी मर्जी का आंसर देने दें, आपका सवाल था आपने पूछ लिया, मैं उनको दुरुस्त नहीं कहती। नहीं मैं नहीं कह रही, मैं तो जवाब अपनी मर्जी का दे रही, प्लीज़ अलाउ मी टू आंसर, ठीक है। और वो इतने बड़े हमें बताया गया था, मीडिया के भी कुछ लोग बेचारे जो आज गद्दार करार दे दिए गए हैं, उनको ये बताया गया था कि इनके जो कारनामे हैं ना, वो ट्रक्स के अंदर फाइलें पूरे बड़े बड़े कंटेनर चाहिए। एक और चीज़ कि इनकी जो शुगर मिलें हैं वहाँ पे रॉ के, जिसको वॉल्यूम 10 कहते हैं ना, जो आज तक नहीं खुला, हाँ जी नहीं ठीक है, उस वहाँ पे रॉ के एजेंट्स इन्होंने हायर किए हुए हैं। आज आपके इस मुल्क के वो सबसे बड़े सूबे की सीएम है और उनके चचा प्राइम मिनिस्टर हैं।
वो सब झूठा था, प्रोपेगंडा था। एक और चीज़, अगर आप तनसीखे निकाह वाला तो मुकदमा कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए मेरे आपको पकड़ना तो बड़ा आसान है, तो जिसका नाम आप ले रही हैं वो जहाँ भी बैठी हुई हैं, क्या आपके मुल्क के जो इस मुल्क का जो जुडिशरी सिस्टम है या इदारे हैं उसको पकड़ के लाके आपने बीबी को तो अंदर कर दिया, उसको भी कर दें, उसका ट्रायल करें। और अगर उसने की है, फिर मुझे ये बताओ बीबी, अभी जितनी भी केसेस में खान साहब को कन्विक्ट किया है, ठीक है, उसमें करप्शन के कितने हैं? मैं दोबारा मुझे कंप्लीट करने दो। उसमें करप्शन का एक केस भी नहीं है। तोशा खाना केस झूठ है, फैब्रिकेटेड है। एक ही केस बनता है ना इस तरह का, बाकी किक बैक्स वाला कोई नहीं है। क्या है जी, इसने वो जो साइफर था, ठीक है जी, गद्दारी कर दी। दूसरा केस क्या है जी, निकाह ठीक तरीके से इद्दत पूरी नहीं हुई। इद्दत तो औरत ही बताती है, मैं ही बताऊंगी, आप ही बताएंगी कि हम इद्दत हमारी पूरी हुई है कि नहीं, ये असल इद्दत के पीछे साइंस क्या थी। सो कहने का मकसद ये है कि ये सब बुलशिट, फॉरेन फंडिंग केस है, टेरियान केस है, सारे केसेस अपनी जगह है। नहीं, फॉरेन फंडिंग केस बीबी, वो फॉरेन फंडिंग केस जो है ना, वो आपकी इस मुल्क में वाहिद पीटीआई है जिसने आज तक अपने सारी जितनी भी, उनको कोई $5 देता है, $10 देता है, वो उसका रिकॉर्ड रखे हुए है। फॉरेन फंडिंग वो होती है जो उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने लेके बेनज़ीर का तख्ता गिराया था, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन फंडिंग। या फॉरेन फंडिंग उस केस में हुई कि खान साहब का और इस मुल्क की इकॉनमी का भट्ठा बैठाने के लिए ये सारा कुछ किया गया। मैडम, आप काफ़ी वोकल हैं ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन के राइट्स के बारे में, कि ख़वातीन को इस तरह इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा अब आकर क्यों? ऐसा तो माजी में भी होता रहा। आपने ख़ुद मरियम बीबी का हवाला दिया, तो माजी में भी ये सब होता रहा, लेकिन तब इस तरह की कोई बात नहीं की गई। उस वक्त तो हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। तो अब आप मुझे बताएं कि अब जब हालात ख़राब हैं, जहाँ यास्मीन राशिद साहिबा जेल में हैं, फिर सनम जावेद हैं, आलिया हमज़ा हैं, सनम जावेद हैं, इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, काफ़ी देर अपने घर से दूर रही हैं। फिर मिस रोहिना भी हैं जिनकी 3 माह के अपने नौमौलूद बच्चे को छोड़कर वो जेल में रहीं। और फिर आपकी अपनी भी दास्तान कुछ इसी तरह से है कि आपके बेटे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जब उसे ये गलत इंफॉर्मेशन मिली कि खुदा न ख्वास्ता कुछ सानहा हो गया है आपके साथ, जिसका उसकी सेहत पर बहुत मनफी असर पड़ा। तो इन चीज़ों के बारे में तो हमेशा बात की जानी चाहिए कि ख़वातीन के साथ यूँ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप सही कह रही हैं, लेकिन ना देखो, हमारा जो 3.5 साल दौर है ना, मैं ये कहती हूँ कि ऐसे बस ऐसे ही बयान दे देना, बयान बराए बयान ठीक नहीं होता। हम फैक्चुअल बातें करें, राइट। 3.5 साल जो दौरे हुकूमत है, उसमें किसी एक खातून के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई आप बताएं जो हमने की हो, बताएं, नाम लें, जिनको हमने जेलों में डाला हो, जिनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस कमाल हुआ, जिनकी इज़्ज़तों के जिस तरह से घरों में जनाजे उठे, ठीक है। कहते थे कि नवाज शरीफ की अहलिया अगर बाहर गई है तो ड्रामा करके गई है। फिर मुलाकात, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये कोई 25 करोड़ का मुल्क है हम, ठीक है, और इसमें सोशल मीडिया के ऊपर मुझे आपको नहीं पता कि अभी हमारे इस इंटरव्यू के ऊपर पता नहीं किसने क्या क्या कमेंट करना है, राइट। कुछ हमारे पार्टी के लोगों की तरफ से जब ये स्टेटमेंट दी गई, इट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट। वो बीमार पीटीआई की वजह से खुदा ना खास्ता ना उनको कैंसर हुई, ना इस वजह से वो दुनिया जहान से गई, ना इस वजह से उन्हें कोई ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने में रुकावटें थी। येस, आई एग्री, कुछ 1-2 लोगों की स्टेटमेंट्स आई थी जिसके ऊपर उन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांगी। मैं ये इससे एग्री करती हूँ। कभी भी किसी आपका बदतरीन सियासी मुखालिफ हो, वो हमारा दुश्मन तो नहीं है। हम उसकी घर की जो इश्यूज़ हैं, खुशी के ऊपर हम उनको मुबारकबादें दें, हम उनकी गमी के ऊपर हम उनसे अफसोस करें। हमारी दुश्मनियाँ तो यार नहीं है, जायदादों के तो झगड़े नहीं है, बट कि ये कह देना कि जो आज के हालात हैं, नोबडी विल एग्री विथ यू आपके इस सवाल से कि कोई कंपैरिजन नहीं है। मसलन के मरियम साहिबा जेल में थी, लेकिन वो करप्शन चार्जेस की वजह से जेल में थी, और जेल में जो फैसिलिटीज़ उनको थी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं अडियाला रह के आई हूँ। मैं अडियाला में एज ए चीफ गेस्ट कोई 4-5 मेरे विज़िट्स हैं अडियाला में। वहाँ पे जो है ना वोकेशनल सेंटर औरतों के लिए बना हुआ जी, ट्रेनिंग एंड वोकेशनल से हर बड़ी जेल में होता है, जिसमें औरतों को ना सिलाई कढ़ाई और ये सारी चीज़ें
सिखाई बनाई जाती हैं। और वोकेशनल सेंटर का जो रूम है वो काफ़ी बड़ा है, जितना मेरा ड्राइंग रूम है ना नीचे, उससे भी थोड़ा बड़ा, साथ टाइल्ड रूम, बड़ा खूबसूरत बड़ा रूम वो बना होता है। IT सेंटर्स भी होते हैं, स्विमिंग वो उधर का जो था ना वोकेशनल सेंटर वाला बड़ा हॉल नुमा रूम, टाइल्ड रूम विद वेरी गुड फ्लोर विद अटैच टाइल्ड वॉशरूम। अब वहाँ पे एक साइड पे छोटा सा उन्होंने ब्यूटी पार्लर बना हुआ, उसी के अंदर ही सैलून सर्विसेज हैं, साथ वो औरतें सिलाई कढ़ाई का सीखती हैं। उस रूम आलीशान रूम, जेल के हवाले से वो जगह आलीशान है। उसमें मैडम मरियम तशरीफ़ फरमा थी ड्यूरिंग हिज रेस्ट पीरियड। हमारी तरह चक्कियों में नहीं थी। और वहाँ का प्रॉपर अच्छी टाइल वाला प्रॉपर इंग्लिश वॉशरूम है, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि खाना घर से आता था, मुलाकात पे पाबंदी नहीं थी। इस पे बहस हो सकती है कि उनके खिलाफ जो केसेस थे, क्या वो हमारे दौरे हुकूमत में बने थे, क्या वो उस वक्त हमारी हुकूमत थी, क्या वो हमने बनाए थे? इसका जवाब है नहीं, राइट। हमारे दौरे हुकूमत में उनके अब्बा बाहर गए थे प्लेटलेट्स काउंट का शिकार होके, और शी वॉज ऑल्सो आउट ऑफ प्रिजन अपने वालिद साहब की तीमारदारी के लिए। और जब वो बाहर चले गए, तीमारदारी का एपिसोड ख़त्म हो गई ना, कि उन्होंने तो नहीं करनी, डॉक्टर ने करनी थी। इवन उसके बाद भी वो जेल नहीं गई, वो अपने घर पे रही। तो ये बातें करना एक सियासी कारकुन, मैं तो चलो हमने तो वजारतें देखी, हम खान के बड़े करीबी थे, हमें तो चलो समझ आती है ना, आप लोगों ने जो हमारे साथ, आप उसको जस्टिफाई करते रहो बैठ के। बट जो एक आम वर्कर, जो एक आम बच्चा, जिसका उस जोन के अंदर मोबाइल फ़ोन की आपने लोकेशन ढूंढ ली, आपने उनको पकड़ के 9 महीनों के लिए जेलों में डाल दिया, औरतों को भी। और मुझे सुमैया असद की बात याद आ रही है आपकी बात से, जहां आपने मरियम के जेल का जिक्र किया। मैं एंड कर लूँ, कभी किसी पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल सपोर्टर, और जिसके खिलाफ आपके पास सबूत नहीं है, वो कोई भी हो, वो मुसर्रत हो, वो मरियम हो, वो कोई भी किसी भी पार्टी से हो, इस तरह नहीं करना चाहिए। हमारे ऊपर सारे केसेस, मेरे ऊपर क्या करप्शन किया, मेरे ऊपर 32 FIRs हैं, तो वो दहशत गर्दी की हैं। अब आप खुद ही जज कर लो कि मैं एक दिन में कितनी को दहशत गर्दी कर सकती हूँ। कि 11 पिंडी के मकामात पे, वो तो खैर अभी इन्होंने शामिल किया है। मैं लाहौर की सारी FIRs में नॉमिनेटेड हूँ एज ए टेररिस्ट। फैसलाबाद की सारी हाई प्रोफाइल जो जिस पे 780 दहशत गर्दी की दफ़ात लगी हैं, उसमें मैं हर जगह हूँ। तो आई वॉज अ सुपर पावर वाली लेडी के जो एक दिन में, ऑल्दो मैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के प्रेमिसेस से कहीं बाहर नहीं निकली, मेरी लोकेशन वहीं की है, रात 12 बजे तक की, अगले दिन फिर सुबह से ऑनवर्ड वहीं की है। और फिर मैं वहाँ से टोटल मेरी जो लोकेशन आप चेक करेंगी, हाई कोर्ट इस्लामाबाद से मैं सिर्फ गई हूँ GB हाउस। किसी प्रोटेस्ट का मैं हिस्सा, प्रोटेस्ट गलत नहीं था, प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है जब तक मैं कानून को हाथ में ना लूँ, तोड़ फोड़ ना करूँ, जलाए घुराव ना करूँ। मैं किसी का हिस्सा इसलिए नहीं बन सकी कि बिकॉज आई वॉज बिजी इन खान साहब लीगल्स मैटर और इन सारी चीज़ों में, मीटिंग्स वगैरह करने में। अगले दिन ही रात को मैं अरेस्ट हो जाती हूँ, वो भी GB हाउस से। तो मेरी तो किसी प्रोटेस्ट वाली, एजिटेशन वाली, जहाँ पे रोड ब्लॉक हो, वहाँ पे मेरी लोकेशन नहीं है। बट मैं कोई तकरीबन 32 FIRs में नॉमिनेटेड हूँ। सो कहने का मकसद ये कि सारी नल एंड वॉइड हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये इसको कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जो कि ना सिर्फ PTI के लीडरशिप के साथ हुई, PTI के वोटर के साथ हुई, PTI के सपोर्टर के साथ हुई, और खाली जो लोग उधर से गुजर गए उनके साथ हुई। इंसाफ कब तक मिल जाएगा? फ़ौरन मिलना चाहिए। अभी भी जो बैठे हुए हैं, जो फॉर्म 47 के तहत पहुंच गए हैं, उनको मैं ये मशवरा है मेरा, होश के नाखून लेने चाहिए। गुर्बत बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, अवाम में गमो गुस्सा वोट के छिन जाने का, रोज़गार के छिन जाने का, बिजली के बिल जो उनकी टोटल कुल मिला के पूरे ख़ानदान की कमाई से डबल है। इस चीज़ का आप इमेजिन करो कि लोगों के पास ज्वेलरी बेचने को अब नहीं रह गई बिल भरने के लिए। ये हुकूमत कब तक मेरा अपना गैस का इस घर का बिल कोई 2,56,000 है। अब सोच ही लो मैंने इधर क्या चलाई। यहाँ पर गैस नहीं आती? गैस नहीं, गैस आती है, गैस तो आती है, बट 2,56,000 तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। मुझे ये बताएं, आपको ये हुकूमत कितनी देर तक चलती नजर आ रही है? हुकूमत तो बननी नहीं चाहिए थी। सवाल ये है कि बनी कैसे, इसका जवाब पूरी कौम ढूंढ रही है, मैं भी ढूंढ रही हूँ। गिरनी भी नहीं चाहिए थी, अगर बननी नहीं चाहिए थी तो फिर जानी भी नहीं चाहिए थी। एग्जैक्टली, आई एग्री, किसी की भी नहीं जानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो हमारी गई थी, इनकी तो गई बाद में थी, पहले तोड़ी गई थी। हाँ,
चलो उसमें आप लोगों की इत्तेफाकी राय थी या आपने कोई अच्छा मशवरा दिया था कि खान साहब ना करें ऐसा? नहीं जी, हम सारे ही तोड़ने वालों में शामिल थे। मैं आज कह दूं कि नहीं हम ये, और उसमें हम ओवर एक्साइटेड थे। हमने ना ज्यादा वोट लेके कानून को बड़ा ही ओवर एस्टिमेट किया हुआ था कि क्या जी आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क ने चलना है, 90 डेज से ऊपर 1 घंटा नहीं गुजरना, और इंटरम सेटअप तो गैर आइनी हो जाएगा 1 घंटे के बाद। तवक्को के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। एब्सोल्युटली नॉट। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ थी और उन्होंने हमें वक्त दिया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।